मैं आप सभी उम्मीद कर रहा है बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी के बीच मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर के आ चुका हूँ। साथियों, आज हमारे पीछे आप कुछ पीडीएफ देख रहे हैं और ये वो पीडीएफ है, ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले 10 वर्षों से बिहार बोर्ड लगातार पूछ रहा है। और आज हम बात करेंगे साइंस के जो केमिस्ट्री भाग है, यानी कि आपका जो रसायन शास्त्र है, उसके प्रत्येक चैप्टर्स के कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। और ख़ास बात ये बात है कि आप जो मार्केट से बुक खरीद कर लेके आते हैं और वो उसका खुद का ये पीडीएफ है, यानी कि आप जो तैयारी करते हो ना, तो जो रिवीजन करते हो वैसे आज आपको लाइव आपको सोल्यूशन कराने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी एक्साइटेड होंगे आज की सेशन के लिए। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। पहले मैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा व्यस्त था और ये क्लास आने में थोड़ी सी विलम्ब भी हुई, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक ट्रैफिक में फंस चुका था और फंसने के कारण क्या है ना, मुझे आने में थोड़ी विलम्ब हो गई। लेकिन आप सभी का प्यार मुझे खींच के लेके आ गया कि आज क्लास जो है ना वो काफ़ी शानदार होने वाली है और हमारे साथ ही हमारे दोस्त, हमारे बच्चे आज इसे शेयर करेंगे, एकदम दबा के तहलका मचा देंगे कि भाई हम सब में भी पावर है। आइए समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और रसायन विज्ञान से, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका समापन करने वाले हैं। मेरे भाई, आप सभी का सबसे बड़ा परेशानी जो है ना वो साइंस और सोशल साइंस है। इसकी परेशानियां बहुत जल्दी आपके खत्म करने वाला हूं। याद रहे, संडे के दिन एक बहुत बड़ा हम अनाउंसमेंट करेंगे जो आप नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम हिल जाएगा आपसे, बहुत कुछ खास होगा। फिलहाल आज के सेशन को हम बहुत ही शानदार बनाते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही सुंदर पार्ट है। एक एक चीज़ को मैं चाहूँगा कि आपको डीप करूँ, आपको समझाऊँ और आप पेपर में क्या करो भाई मेरे, बेहतर करके आओ। ठीक है, तो एक बार आप भी, मैं चाहूंगा कि यदि आप शेयर कर देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आंसर मेरे से तेज़ी से करने की कोशिश करिएगा। प्लीज़ एक बार शेयर करिएगा और मचा दो भाई तबाही एक बार। चलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही, एक बार यस करना, थम्स अप करना फटाफट से, यस 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 यस, सबका यस आना चाहिए। चलिए, बहुत ही सुंदर, आज आपका रिविजन में हल्का मजेगा भाई, आ जाओ। चलो, सबसे पहले बात करेंगे भाई पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर का रिवीजन हमारे साथ होगा आज। रासायनिक अपक्रिया समीकरण जो सबसे पहला चैप्टर है, कितना, कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, कहना सर पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में सबसे पहला बाबू क्वेश्चन कह रहा बाटे कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे जो भी इंडिकेट किया गया होगा उस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको भी पता है भाई क्वेश्चन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद करना कि कैथोड किरणों में जो है ना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब यह अभिक्रिया करता है तो दो भाग में टूटता है, जिसका नाम है CaO और एक है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया बन जाता है मेरे भाई, आप कहना कि सर ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में ही होता है, एक बड़ा सा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाता है, यानी कि एक बड़ा एकल पदार्थ। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछता है क्या भाई आपके एग्जाम में अगर आएगा मेरे दोस्त कि एकल पदार्थ, ये वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप कहना कि जब एकल पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं या दो छोटे छोटे पदार्थ में वो विभक्त हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हो, तो वो से हम लोग क्या कहते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन में क्या होता है कि जब दो छोटे छोटे जो है ना मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग संयोजन करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। अब देखो मेरे भाई, संतुलित से एक क्वेश्चन एकदम तारा एग्जाम में 100% आई। जब संतुलित अभिक्रिया की बात कर दी ना, तो संतुलित का मतलब होगा कि प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका उत्पाद है और जो आपका अभिकारक है, ये दोनों की परमाणु संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो आप देखो कि इस चार ऑप्शन में से किसका परमाणु संख्या आपस में बराबर है। आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी नंबर जो दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई, क्योंकि देखो इधर हम जिंक की बात करते हैं तो Zn में कितने ये आपका है, तो एक है, इधर भी कितनी है सर, एक है। इसमें सल्फर कितनी है सर, एक है। इधर भी सल्फर कितनी है सर, एक है। इधर हाइड्रोजन कितनी है सर, दो है। इधर हाइड्रोजन कितनी है सर, दो है, उसके भी दो अणु है। इधर ऑक्सीजन कितनी है सर, चार अणु है। इधर भी ऑक्सीजन के चार अणु है। अतः हम कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे रसगुल्ले, ऑप्शन नंबर बी बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। ठीक बा, एक बार दबा के शेयर करना और हमारे साथ यदि आप कंटिन्यू बने रह गए
तो आज एक कर समस्या जनबाऊ बाबू खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मेरे शेर मेरे रसगुल्ले, कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है। भाई उपचयन, अब देखो उपचयन कब होता है, आपको पता होना चाहिए ना। उपचयन कब होता है? जब हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन जब वो त्यागता है, हाइड्रोजन को छोड़ देता है, कहता है मैं तुमको नहीं ले सकता हूं, तब जाकर के क्या होता है, इसमें क्या होता है, उपचयन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब होता है। जब ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है, कहता है मैं नहीं रहूंगा भाई, तब होता है। यानी कि इनमें से सभी जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ये 2023 की प्रथम पाली, ये द्वितीय पाली में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप कहना कैथोड पर जो होती है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन मेरे भाई बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर करना मेरे भाई जल्दी से। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब जल के साथ अभिक्रिया करती है जब धातुएं, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वो आपका गैस उत्सर्जित करेगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, फटाफट से यहाँ पे कर रहे हैं, बस कान में ईयरफोन लगाओ, फटाफट से शांत जगह बैठ जाओ और आंसर करते जाओ, और आपको बता रहे हैं भाई आपकी कितनी तैयारी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो दी गई है, ये अभिक्रिया दिख रही है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है भाई। आप ये कहना है कि सर ये विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे यौगिक के उसके तत्वों को उसको हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे तुम लोग अपने क्लास में जाते हो, मैं एग्जांपल एक बार नहीं कई बार दे चुका हूं, और जिस सीट पे तुम बैठते हो उस सीट पे यदि तुम लेट से गए या कोई दूसरा बैठ गया है और तुम हो उससे शक्तिशाली, तो उसको हटा करके तुम उसका स्थान ग्रहण कर लेते हो, यानी कि उसको विस्थापित कर देते हो, उसको भगा देते हो कि तुम हट जाओ, और उसके साथ किसी और पार्टनर वहां पे बैठा होगा, उसके साथ तुम बैठ जाते हो कि भाई मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, तो मैं इसके साथ बैठूंगा, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, मेरा तो ये सीट है। तो जब वहां वो काम कर देता हो ना, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। ये क्या करता है, जो आपका ये एल्युमिनियम है ना, यानी कि Al है, वो क्या करता है जो Fe2O3 से क्या करता है, Fe को बाहर कर देता है और कहता है तुम हट जा, मैं यहां रहने वाला हूं। और जब ये वहां पर स्थान ग्रहण कर लेता है ना कि Al2O3 बन जाता है। देखो पहले था Fe2O3, अब बन गया Al2O3, यानी कि Al जो है ना वो यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं विस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन किसे कहते हैं मेरे भाई, जल्दी बता रहा सर, द्विविस्थापन किसे कहते हैं। आप कहोगे कि सर द्विविस्थापन तब कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक बात है, यस। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार के जो है मेरे भाई, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन हमेशा इंपोर्टेंट रहता है और इस बार के पेपर में भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है। आप कहना कि सर ये उष्माक्षेपी हो जाएगा, कितना सर उष्माक्षेपी हो जाएगा। आज की सेशन को प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आपको छोड़ के नहीं जाना, आप कसम खा लो आज के सेशन के लिए, और एक बार यदि शेयर करते हो सेशन को बहुत मजा आएगा। कह रहे कि CO प्लस H2, यानी कि CO और H2 जब अभिक्रिया कर रहा है आपस में, तो ये दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, यानी कि Cu प्लस H2 हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया दिख रही है आपको। तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहले Cu में यानी कि कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो मेरे भाई इसको ये त्याग दे रहा है, यानी कि वहां से हट जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है सर, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑफ-चेन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे ऑफ-चेन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसे आंसर कर सकते हो। आपको इसमें थोड़ा सा भी परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। एक एक चैप्टर को बात करेंगे भाई, सारे चैप्टर को यदि तुम्हारा साथ दोगे तो पूरी केमिस्ट्री आज आपकी जुबान पे होंगी और आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक होते हैं उसे वैद्युत संयोजी कहते हैं मेरे भाई, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। मेरे से तेजी से क्वेश्चन करने का प्रयास करो, है ना, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ भाई, मैं तो बताऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा छोड़ के तुम्हें। चलो अगला कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया है ना, उसमें कौन सा कथन जो है ना इसमें से वो सही है। तो आप कहोगे सर कॉपर की ऑक्सीकरण हो रही है, यानी कि देखो यहाँ पे कॉपर है, जब ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें ऑक्सीजन जुट जा रहा है, यानी कि CO का निर्माण कर दे रहा है। जब इसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है
वो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन है यार ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। आप क्या कहोगे? सर ए नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना, नीचे कमेंट करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, मेरे बाबू, कह रहा है कि समीकरण जो है ना CaCO3 जो है ना ये टूट जाता है तो किस प्रकार की क्रिया? अभी आपको मैंने बताया 2014 में पूछा गया था कि ये कौन सी क्रिया है? सर वियोजन क्रिया। क्यों? क्योंकि बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ गया। जब इसमें उष्मा दी जा रही है, जब इसमें उष्मा दिया जाता है तो टूट जाता है ना। चलो अगला कह रहे कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट जो बन जाती है तो वो कौन सी अभिक्रिया है? तो आप कहना सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है? सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो आप कहना सर NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो एक एक चैप्टर का रिवीजन हमारे साथ बहुत ही सुंदर से कर लो भाई, ताकि आपका फाइनल रिवीजन है ऐसा समझो। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, इसमें से सही कौन सा है? तो आप कहोगे सर जो Na2CO3 × 10H2O दिया गया ये सही है। और मैं यदि पूछूं कि ये सही है तो किसका यह है सूत्र? इसका किसका सूत्र है? यदि नीचे तुम कमेंट करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम इसे यदि नीचे कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ इस किसका सूत्र है, Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे पता चलेगा कि हाँ इसके बारे में आपको अद्भुत तरीके से पता है। ठीक है, आपको सुंदर तरीके से इसके बारे में पता है। ठीक है, आप क्या कहोगे? हाँ सर आप कहोगे सर ये धोवन सोडा का सूत्र है। क्या है सर? धोवन सोडा का सूत्र है, यानी कि Na2CO3 × 10H2 और O। ये क्या है? तो ये धोवन सोडा का सूत्र है। ठीक है, हाँ ये धोवन सोडा का सूत्र है। डन है। अगला कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई वो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अगला है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस जो है वो बनता है? तो आप कहना कि सर उस समय वो हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है? तो आप कहना ये जो तत्व होगा वो कैल्शियम होगा, यानी कि Ca होगा, है ना, कैल्शियम होगा, है ना। चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल के एक अणु में आप कहोगे देखो जल के एक अणु जो होती है वो आपका H2 होती है ना, H2 होती है। अब H2 में कहोगे सर इसमें 2 होते हैं और इसमें कितने होते हैं सर? 1 होते हैं, यानी कि 2 अनुपात कितने हो जाएंगे? सीधी सी बात है सर 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखो 2 अनुपात कहाँ है? तो 2 अनुपात जो है ना वो 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक बात है, यस मंटू सर यह सही बात है। ठीक है, चलो अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? जब ये ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड जब ये कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि C से अभिक्रिया कर रहा है, तो ZNOCU जो है ना वो बना रहा है, वो निर्मित कर रहा है। तो ये जब निर्मित कर रहा है तो इसमें से कौन सा सही है? तो आप देखोगे तो क्या हो रहा है? आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ना, वो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट जा रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। कार्बन क्या है सर? ये उपचयित हो रहा है। उपचयित कब होता है आपको पता होगा ना? उपचयित कब होता है? जब ऑक्सीजन जुटता है तो उपचयित होता है, जब हाइड्रोजन जुटता है तो अपचयित होता है। इस बात को समझना। देखो एक होता है उपचयित, ठीक है, और एक होता है औपचयित। ठीक है, अब देखो उपचयित में क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है और औपचयित में हाइड्रोजन जुटता है। ठीक है, और अब इसको उल्टा भी कह सकते हो कि जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, वो उपचयित होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहेंगे सर? अपचयित होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखकर के रखना, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन को करना ना, एक बार नहीं 2-3 बार उसे पढ़ लेना। सही बात है ना? हाँ चलो अच्छी बात है भाई, तुम लोग बहुत समझदार हो चुके हैं आजकल। चलो अगले क्वेश्चन का तब जवाब बता दो फटाफट से बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया? भाई संयोजन वही होता है ना, ये आपका 2 छोटे छोटे पदार्थ में एक बड़ा पदार्थ निर्माण कर देता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यस। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया
कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया। इसमें से विस्थापन कौन सा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहाँ पे जो Fe है वो CuSO4 से क्या कर रहा है, Cu को बाहर कर दे रहा है, क्योंकि तू भाग जाओ, और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया है, यानी कि FeSO4 बन चुका है। पहले ये CuSO4 था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ था FeSO4 बन गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। जो मेथड आपको बता रहा है ABCD भाई साहब करने से फायदा नहीं होगी, आपको सीखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अब जो है ना आपके ऑप्शन जो है ना वो चेंज करके पूछे जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट बैठ रहे हैं क्वेश्चन को सेट करने के लिए, वो बहुत ही अच्छे ढंग से सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। पहले का सीजन था कि ABCD कर देने से काम चल जाया करता था। पहले का बात थी कि हाँ आप इसका आंसर देख लिए ABCD कर लिए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, अब तो नहीं चलने वाली है। मैथ्स और साइंस में तो और नहीं चलने वाली है, मैथ्स और साइंस में तो और नहीं चलने वाली है भाई। तो आपको समझना होगा, आपको सेशन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, समझना होगा एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, तब जाकर के इन सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हो, इन सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगला कह रहा है कि लौह चूड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो आप कहना उस समय हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? एक अपघटन उदाहरण कौन नहीं है? तो आप कहोगे सर जो ये दिया गया ना H2 और Cl2 और से बन रहा है 2HCl, ये अपघटन का उदाहरण कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला देखो, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडक्स अपक्रिया? अब देखो रेडक्स अपक्रिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए, और रेडक्स अपक्रिया का परिभाषा याद है आपको? भाई परिभाषा जरूर याद कर लेना, परिभाषा मेरे भाई जरूर याद कर लेना आप लोग। पेन का कलम बदल लीजिए सर, रेड कर लीजिए। क्या दिख नहीं रहा है क्या यार? चलो मैं रेड कर लिया, ठीक है मैं रेड कर लिया, अब दिख रहा होगा। निम्न में से एक कौन सा एक ऑक्साइड है? एक बार अपने फोन से देखना, सही दिख रहा है ना? चलो तो क्या कहोगे सर ये रेडॉक्स अपक्रिया कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर कि CaO प्लस 2HCl से बन रहा है CaCl2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन जो सी दिख रहा है वो आपका रेडॉक्स अपक्रिया का एक उदाहरण है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अपक्रिया है? अब दहन के बारे में तो नाम से पता चल जा रहा हो भाई, है ना? तो दहन अपक्रिया की बात करें, पेट्रोल का जलना जो होती है वो एक प्रकार की दहन अपक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला देखो, अगला कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? योग का मतलब होता है भाई वृद्धि, योग का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना का मतलब हो गया या वृद्धि। तो कह रहा है कि जब रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उस दौरान जब पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जब उसमें जुड़ती है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो भाई क्या होगा? या तो ऑक्सीकरण होगा या तो उपचयन, ऑप्शन दिया होगा, तो या तो ऑक्सीकरण या तो उपचयन, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? इसमें से असत्य कौन है, गलत कौन है? तो आप कहना सर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऑक्सीकरक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा, ठीक बात है। अगला कह रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है? सॉरी हटना या घटना बात हुई है, तो जब हट जाता है ना, क्या हट जाता है उसमें से, कहा गया हाइड्रोजन जब हट जाता है, तो जब हाइड्रोजन हट जाएगा इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा सर? वो उपचयन अपक्रिया हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये लॉजिक लगाना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ी सी घुमा के पूछेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप पर की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? जो निम्न ताप होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये नंबर। अगला कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, ये हम भी जब पढ़ते थे बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय कहा जाता था, है ना? उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वो तत्व X कौन सा है? तो कहिएगा सर वो तत्व है ना कॉपर है, यानी कि Cu है ना, Cu है, क्या है? कॉपर है। क्या हो जाएगा सर? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और अगला क्वेश्चन कह रही है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो BaSO4 और प्लस NaCl का निर्माण कर रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया है? आप कहना सर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि प्लस और माइनस का जो है ना वो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जई में बाबू आयनों का आदान प्रदान हुई ना, ओकरा के हमने क्या कहा जाला, याद करके रखिए, ओकरा के कहा हमने कौन चीज बताओ फटाफट से, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 से निर्मित कर रहा है ZnSO4 प्लस Cu, ये कह रहा है कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप कहना सर ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि फिर से देखोगे यहाँ पे तो क्या कर रहा है Zn जो है ना CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि Cu को हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि ZnSO4 बन गया।
क्या हो जाएगा, ZnSO4 बन गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा सर, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। जब कोई यौगिक से किसी तत्व को हटा करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है कोई तत्व, तो क्या कहते हैं भाई, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला कह रहा है कि C यानी कि कार्बन, और कह रहा है कि आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहा है तो CO2 का निर्माण कर रहा है, यानी कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो कहोगे क्या चीज है, ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या कहोगे सर, ये संयोजन अभिक्रिया है। और इस बात को बहुत ही भली भांति से, बहुत ही सुंदर ढंग से क्या करना होगा भाई मेरे, इसे याद करना होगा, समझना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे CeO प्लस H2 अभिक्रिया कर रहा है, तो CaOH का होल टू H का निर्माण कर रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, फिर कहना है सर ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण जो है ना वो कर दे रहे हैं, जो कि आपका ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा सर, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को आप सीधे से कह सकते हो सर उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन है तो वियोजन, और उष्मा के द्वारा तो उष्मीय, यानी कि उसमें वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करना जल्दी से, और एक बार जल्दी से लाइक कर देना। अगले 40 नंबर क्वेश्चन पे देखो कितना फटाफट पहुंच चुके हम लोग। कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो मेरे भाई, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई हम लोग का अभिक्रिया उत्पाद बनता है उस समय ऊर्जा का उत्पादन मतलब को बाहर निकल जाता है ना, जिसमें बाहर से उष्मा दी जाती है। जैसे कि CaCO3 में जब बाहर से उष्मा दी जाती है, इसमें दी जाती है, यानी कि अवशोषित कर रहा है, तब ये दो पदार्थ में टूट जाता है, यानी कि CO प्लस कितना CO3 में टूट जाता है ना, ये दो पदार्थ में जब ये टूट जाता है, तो जब ये टूटता है यानी कि उष्मा दी जाती है बाहर से कि तू ले लो, तब उसमें कहना उष्मा शोषी, यानी कि शोषण कर रहा है। और जब उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हमें ये बार बार पूछा जाता है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों, तो आप कह रहे हैं कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने, आप लिखना कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जो हमारे भोजन से प्राप्त होती है। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं और उसके साथ जब ऑक्सीजन, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, सांस लेते हैं, तो वो क्या करता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें पावर मिलती है, हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, कोई काम कर पा सकते हैं, कोई चीज उठा पाते हैं, है ना, दौड़ पाते हैं, बोल पाते हैं, मतलब ये सारी चीजें हो पाती तभी तो, जब शरीर में एनर्जी रहेगी यानी ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा दे रहा है वो। तो इस प्रकार से कह दोगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो। तो इसी तरीके से ये बात को भी कंफर्म करके रखना होगा ताकि एग्जाम में आए तो दिक्कत ना हो। अगला, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हमने अभी कहा कि भाई देखो, जब जिसमें आयन का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे भाई। लो, जिसमें आयन का आदान प्रदान हो जा रहा है ना, प्लस माइनस में माइनस प्लस में जब ये अभिक्रिया करके आ रहा है तो कहेंगे सर ये द्विविस्थापन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बाबू डी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है ना, क्या होता है सर, उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है कमी। देखो नाम जो चेंज करता है ना, अब यहाँ पे कमी भी लिख सकता था लेकिन वो उसने पता ह्रास लिख दिया। अब ह्रास का भी मतलब होता है कमी। अब जब ह्रास हो जा रहा है यानी कि कमी हो जा रही है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप कह रहे हैं वो उपचयित हो गया। क्या हो गया, उपचयित हो गया, यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी उसे कहेंगे उपचयन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो एकल विस्थापन कहीं दे दे तो बाबू गड़बड़ करके मत चलिए, ये मत कहना कि केवल मुझे विस्थापन पता है, एकल तो पता नहीं है। तो देखो एकल विस्थापन चाहे विस्थापन, बात वही हो गया। तो कह रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया इसमें से कौन प्रदर्शित कर दे रहा है, तो आपका ये जो है ना ये प्रदर्शित कर देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, AgNO3 एवं Cu जो है ना कॉपर। अगला कह रहा है कि Pb प्लस, यानी कि जब ये अभिक्रिया कर रहा है CuCl2 से, तो ये बना रहा है PbCl2 और कॉपर को बाहर कर रहा है। देख रहे हो कि भाई साहब एक जो है ना इसके यौगिक से बाहर कर रहा है, इसके यौगिक से क्या कर रहा है, कॉपर को बाहर कर दे रहा है। तो जब ये कॉपर को बाहर कर रहा है इसका मतलब क्या भाई, विस्थापित कर रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला
क्षयरोधी बर्तनों में जब खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, खाद्य सामग्री को जब रखा जाता है तो उसमें उपचयन की गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है। कैसे होती है सर? बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक बात है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्वेश्चन कहा था कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहना सर उस समय हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सही बात है। चलो अगला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अब देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है और उसमें कोई पदार्थ यदि भाग ले रहा है, यानी कि हिस्सा ले रहा है, तो उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कह रहे हैं। और जब भाग लेने के बाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो बन जाता है, उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे उत्पाद कहते हैं, इसे यानी कि उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सर? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। डन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर की समीकरण ये जो है ना दी गई है, ये कौन सा की अभिक्रिया है? तो आप कहोगे भाई इसमें हम देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ निर्माण कर दिया, यानी कि संयोजन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ये ऑक्सीकरण की क्रिया, तो अवक्षेपण जो है क्या वो ऑक्सीकरण की क्रिया है? नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि दहन भी है, भोजन का पचना भी है, शोषण भी है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया जो है ना दी गई है 2FeSO4, जब ये टूट रहा है तो ये इस भाग में टूट के बन जा रहा है, तो कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? तो ये अपघटित हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि अपघटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बहुत ही तगड़े तरीके से। अगला कह रहा है कि अभिक्रिया जो दी गई है ZNO प्लस Cu, जब अभिक्रिया कर रहा था ZNO CO2 में कौन अपचयित हो रहा है? इसमें से देखो अपचयित कौन हो रहा है? तो आप कहोगे सर ZNO जो है ना वो अपचयित हो रहा है, क्योंकि ZNO में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन के बाद से ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है सर? ये अपचयित हो रहा है। तो ZNO यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ठीक है। अगला कह रहे कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखो, भोजन का जो पचना होती है वो आपका होती है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। ठीक है, कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, या फिर कह सकते हो आप उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी। डन है। चलो अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, इसमें से बताना है। दोनों तरफ की परमाणु संख्या, ये तत्वों की परमाणु जो संख्या है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखो बी में, इसमें Ba कितना है? तो एक है, इधर भी एक है। इसमें ऑक्सीजन कितनी है सर? 4 है। इसमें कितना है सर? इसमें भी 4 है। क्लोरीन कितनी है? 2 है। इसमें कितनी है? देखो Cl में यहाँ आगे 2 जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये भी 2 है। ठीक है, यानी कि सब का सब क्या है सर? ये आपस में बराबर है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब कली चूना पे जब जल डाला जाएगा ना तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी। देखना कि जब सफेदी किया जाता है, यानी कि जब पेंट किया जाता है चूना से, उस समय जब पानी डाला जाता है ना तो वो खौलने लगता है ना। ये जीता जागता उदाहरण देख सकते हो कि उसमें से आग का जो है ना वो, यानी कि जो पानी है जो उसमें पानी डाला जाता है पूरे पानी खौलने लगता है ना। तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हुआ क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था सर, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से पहला चैप्टर समाप्त हो गया। तो क्या पहले चैप्टर में 56 क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड ने पूछा है? ये 56 क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा है। तो 56 क्वेश्चन में आप अंदाजे कितने प्रश्न का जवाब दे दिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब जो है ना वो 56 क्वेश्चन में 56 का जवाब दिए होंगे। 56 क्वेश्चन में 56 का जवाब दिए होंगे, ये मुझे पता है। यानी कि पहले चैप्टर की जो तैयारी है ऑलमोस्ट हर एक बच्चों का कंप्लीट होता है, और पहले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला दूसरा चैप्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इस चैप्टर से क्या आपने 56 में 56 किया? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमने किया, और एक बार प्लीज इस सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, हाँ सर हमने 56 में 56 किया। बहुत सारे ऑलमोस्ट बच्चों का 56 में 56 आया है ना। 56 में 56 आप लोग आया, मुझे पता है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके, भाई आपने 56 में 56 को सही किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना ताकि हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़े। एक बार 36 नंबर क्या क्वेश्चन था भाई? गलत है, उसमें गलत है क्या? तो एक बार देख लेना मेरे भाई। सर
31 तारीख को कुछ लेके आइए ना। बिल्कुल मेरे दोस्त, 31 तारीख को बहुत कुछ आएगा, बहुत बड़ा कुछ आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ आएगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसी उसके पहले कुछ आपके लिए कुछ कमाल, कुछ धमाल चीज लेके आ रहे हैं, है ना, जो आपको एकदम हिला देगा, यानी कि आप हिला दोगे बोर्ड एग्जाम को। जो आपकी तैयारियां है ना, जब कमजोर है, कई बच्चे कहते हैं सर संस्कृत में अनुवाद नहीं बनाने आता है, कई बच्चे कहते हैं सर साइंस में समस्या है, कई बच्चे कहते हैं सोशल साइंस में समस्या है, कोई कहता है सर मैथ्स में समस्या है। भाई सारे समस्या का समाधान हम आपके करने वाले हैं, लेकिन इसकी एक कंप्लीट सेशन जो है ना, यानी कि आपको हम समझा पाएंगे कि हम आपके अगले एक सप्ताह 10 दिन तक क्या लेके आने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या प्लान होगा, ये आएंगी संडे के दिन। तो संडे के दिन आप शाम को 6 बजे कहीं पे भी होंगे, आप जरूर जुड़ जाना। एक बार प्लीज सेशन को शेयर करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उसके पहले यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है केमिस्ट्री में? दूसरे चैप्टर का नाम क्या है केमिस्ट्री में? आप कहोगे सर यहाँ पे दिख रहा है कि सर अम्ल, क्षार और लवण। अब अम्ल, क्षार और लवण के लिए क्या आप कमर कस लिए हो? क्या आप तैयार हो? मुझे ये बता दो, ये मुझे बता दो, मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, यस। एक बच्चा क्या कह रहा है? चलो बात करते हैं सर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। डन है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जवाब बताना। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा दुर्बल अम्ल है? अब दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया वो ये ऑप्शन कभी नहीं बदलता है। ये जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की। ये दुर्बल अम्ल CH3 COOH जो है वो एक प्रकार की आपकी दुर्बल अम्ल होती है। अगला कर कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या चीज? तो जो अम्ल होते हैं वो घुल करके प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन यानी कि H+। क्या करते हैं मेरे भाई? सर H+, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है? तो आप कह रहे हैं कि सर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है वो बी नंबर आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रही है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहना सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला ये लास्ट, ये इसमें का क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है। कोई जो है वो विलयन जो है वह लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच जो है वह संभवतः क्या होगा? तो जब कोई लाल को नीला कर देगा, सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि भाई साहब वो नीला को लाल कौन करेगा? क्या वो अम्ल करेगा या फिर वो क्षार करेगा? आप नीचे बताना। तो आप कहोगे सर वो क्षार करेगा, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन में से कि 7 से अधिक किसका है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सही बात है, यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तलु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है? जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहना कि ये सिरका जैसी गंध देता है। क्या कहता है सर? ये सिरका जैसी गंध देता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार मुझे बताना भाई सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई आपकी पूरी कंप्लीट रिवीजन करा रहा है, तो एक बार मुझे बताना, मेरा हक है भाई, एक बार बताना। और एक बार प्लीज शेयर करो यार, और क्लास में आए हो तो बने रहना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो आप कहना कि सर नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है सर? नीले रंग का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का जो उपयोग होता है उसमें एंटासिड का होता है। किसका सर? एंटासिड का होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये आपका सी नंबर वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है।
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सही बात है? यस, एक बार मुझे बताना ये बात सही है ना। चलो आगे बात करते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है ये मुझे बता दो। तो निम्नलिखित में लवण, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, और ये देखो K2SO4 जो है ना वो आपका एक लवण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प जब प्रवाहित किया जाता है तो उस समय Fe3 और O4 का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। क्या हो जाएगा सर? सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, कह रहे कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो बाबू जन हमारा शरीर में जो पीएच परास ये कार्य करेला वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में, यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। ये कंप्लीट आपकी किस चीज की क्लास चल रही है भाई? कंप्लीट आपकी रसायन शास्त्र की, रसायन विज्ञान की क्लास जो है ना वो आपकी चला रहे हैं, ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए और आपके रसायन शास्त्र से कोई समस्या ऑब्जेक्टिव में ना हो। बाकी सब्जेक्टिव की भी तैयारी आपकी होने वाली है बहुत जल्दी। अगला, कह रहे कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? सी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? बाबू तक विजातीय यौगिक का मतलब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया है? चुना पत्थर, यहाँ पे दिया है खड़िया, और ये दिया है संगमरमर। ये तीनों का तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो आपका अलग है, यानी कि विजातीय है, यानी कि अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। सही बात है। अगला मेरे बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो है वो कौन जो होगा वह क्षारक हो जाएगा। अब क्षारक का विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से क्या होता है? अधिक होता है। अब 7 से अधिक कौन है यार? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, यानी कि कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा सर डी नंबर कि 13 जो है ना वो अधिक है। अगला कह रहे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। और आपके एग्जाम में इस वर्ष ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या है या क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या है। तो याद कर लो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। यह हो जाएगा क्या चीज? क्लोरोक्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर, देख लो फटाफट से, ऑप्शन ए था ना, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अम्लों में से कौन एक प्रबल अम्ल है? मेरे बच्चे प्रबल अम्ल की बात कर रहा कि भाई ये जो प्रबल अम्ल है इसमें से कौन है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया होगा ऑप्शन में, या फिर यहाँ पे H2SO4 भी लिख सकता है, इसको भी याद करना। या तो H2SO4 लिखे या फिर डायरेक्ट ये इसका नाम ही दे दे, क्योंकि H2SO4 का ही नाम दे देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो या तो सल्फ्यूरिक अम्ल दे दे, तो ये बात हो जाएगा सर सी नंबर जिसका सही जवाब। अगला कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का भाई साहब 7 से कम होता है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? इसमें से कौन सा संक्षारक अम्ल है ये बता दो। तो आप कह रहा है कि सर वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो संक्षारक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। अगला कह रहे कि लिटमस विलयन में जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो आप कहना सर लिचेन के पौधे से प्राप्त किया होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म जो है ना वह क्षार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बहुत ज्यादा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच होता है 10.5, परास के बीच कार्य करता है,
यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, इसमें से द्विक्षारकीय अम्ल जो है वो कौन सा है। तो आप कहना कि सर जो H2SO4 है वो आपका द्विक्षारकीय अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना वो डी नंबर आपका दिया गया है। ठीक है, यस। भोजपुरी में पढ़ाइए ना सर जी। चलो बाबू भोजपुरी में ही पढ़ा। देखो अगला क्वेश्चन, बैटरी अम्ल कौन सा होता है बाबू, बैटरी अम्ल बताओ फटाफट से। तो तू कहा कि सर सांद्र जो ना बाबू H2SO4 होला। कौन? तो सांद्र H2SO4 होला। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। माफ करना मेरे बच्चे। अगला कह रहा कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये कम आयनित होता है। क्या होते हैं? ये कम आयनित होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है। सबसे प्रबल लवण जो होता है वो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है और ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो टूथपेस्ट का आप यूज करते हो वो प्रायः उसमें क्या होता है, तो प्रायः जो आपका क्षारीय होता है ना। और आपका दांत जब अम्लीय हो जाता है तो क्षारीय जब किया जाता है वो उसे उदासीन कर देता है। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान भाई 7 होता है। अगला, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है, तो आप कहना सर 7 से कम हो जाता है। अगला, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो सफेदी करने के लिए किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे है। कह रहा है कि इसमें से बुझा हुआ चूना कौन सा है, कहाँ भाई ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन कहाँ है, ये कह रहे इसमें से बुझा हुआ चूना बता दो। तो आप कहोगे सर ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप इसे याद करना। अगला कह रहा है कि लवण जब है, लवण जो है Na2CO3 का जलीय विलयन, उसका पीएच क्या है, तो उसका पीएच होता है सर 7 से अधिक। क्या होता है सर? 7 से अधिक होता है। अगला कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का, तो आप कहना सर एसिटिक अम्ल का हो जाएगा एथोनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम होता है वो आपका एथोनोइक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो लाल को जो नीला कर दे उसे हम क्षार कहते हैं, और क्षार जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, यानी कि OH- होता है ना। क्या होता है सर? OH- आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच कितना होता है। जब वो नीले को लाल कर देता है, तो नीले को जो लाल कर देगा वो क्या होगा, जब कोई नीले को लाल कर देगा तो वो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है सर? 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया वो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ हम फोन करते हैं, थोड़ा क्लास में है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा हो। ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है, और यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें से 3-4 क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल को छोड़ करके ये बोल देगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप कहना सर सिरका में पाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी एक बार कमेंट करना, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं। सर लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, एक बार प्लीज सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। इतनी शानदार सेशन को यदि तुम शेयर नहीं कर रहे हो और क्लास में आकर के चले जाओगे तो सबसे बड़ी मूर्खता काम यही होगी, है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक जो आपके हम करा रहे हैं, आपके चैप्टर वाइज करा रहे हैं, और आपकी जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं जो आपकी साइंस की वो ऑलमोस्ट आपकी पूरी खत्म हो जाए, और ऐसा समझो कि भाई आपकी अब फाइनल रिवीजन करनी है। तो यदि इस सेशन में अपना एनर्जी नहीं दिखाओगे तो हमारा एनर्जी डाउन हो जाएगा,
और भाई हमारा एनर्जी यदि डाउन हुआ तो फिर तो आप समझ ही रहे हो, है ना, समझ रहे हो। तो मुझे ठीक नहीं लगेगा कि जब आप क्लास में आओगे और क्लास से चले जाओगे, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। और यदि तुम शेयर नहीं करोगे तो ये भी मुझे बात ये भी ठीक नहीं लगेगा। तो तुम्हें शेयर करना होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ प्लीज एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो, हर एक बच्चे शेयर कर दो दबा के, और लाइक करके फटाफट से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग को वो दिखाएगा। तो आप कहना सर वो हरे रंग को दिखाएगा, कौन से रंग को दिखाएगा सर माफ करना यार, सर वो हरे रंग को दिखाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जांच प्रणाली के लिए, अच्छा एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की एक कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग जो है ना परिवर्तित हो चुका है। तो वह जांच प्रणाली में विलयन किसका था, सीधी सी क्वेश्चन यही है। तो वह जांच प्रणाली में विलयन जो है ना वो कॉपर सल्फेट का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। सही है। अगला कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहना सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि CaSO4 × ½ H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तब जब ये होता है यह बैगनी रंग का होता है। ना वो मेरे दोस्त क्या याद करना, ना तो वो अम्लीय हो और ना ही वो क्षारीय हो, तो वो होता है बैगनी रंग का। कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो आप कहना सर NaCl और Ki जो है ना वह आयोडीन युक्त नमक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन होता है सर डी नंबर सही जवाब। क्या होता है, नाम याद करके करना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र नीचे कमेंट करो तो एक बार। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है, तो कहना सर ये गंधीय सूचक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी नंबर में दिया गया। सही बात है कि नहीं बात है, एक बार मुझे बताना, ठीक है, ये मुझे बताना सही है, यस एक बार जल्दी बताना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में मेरे बच्चे जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो आप कहना सर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जब टूट जाती है हड्डी तो उसे जब उस पर आपका क्या जब प्लास्टर किया जाता है तो वो कौन सा होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है बाबू, ठीक है। चलो तो मेरे बाबू अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, और प्यारा सा क्वेश्चन क्या करा जल्दी से इसका जवाब बता। कह रही है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो आपका अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका होगा। अगला एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें में से कौन है, तो एसिटिक अम्ल का होता है सर सिरिका, क्या होता है सर सिरिका होता है। अगला कह रहा है कि सीट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सीट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है संतरा या फिर नींबू, क्या होता है संतरा या फिर नींबू। कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका इमली में पाया जाता है ना। कुछ अम्ल का नाम हम बता रहे हैं उसे तुम याद कर लो, जैसे आपका मैथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जो है ना चींटी के डंक या नेटल के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है ना। उसके बाद से ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो है ना नींबू और संतरे में पाया जाता है, ठीक है। इन सारी, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखना होगा, ठीक है। चलो अगला है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, अभी मैंने आपको बताया लैक्टिक अम्ल किस में सर दही में होता है। चींटी के डंक में देखो नीचे सबका क्वेश्चन भी पूछ दिया भाई, क्योंकि पूछा गया है। तो चींटी के डंक में क्या होता है सर, आप कहना है सर मैथोनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन डी। और दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो दांतों का जो क्षय है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुंह का पीएच मान जो है ना 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का क्षय हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला
कारण कि हमारे पेट यानी कि उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में जो है जो अम्ल उत्पन्न होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, जिसके जब दर्द वगैरह जब पेट में अम्ल होता है तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है ना। चलो अगला, किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो आप कहना सर आपका जो सबसे कम पीएच होगा ना उसका वही, यानी कि सबसे कम पीएच किसका है सर 1 का है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट जो है आपका Na2CO3 × 10H2। देखो कहाँ ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2। देखो 10H2 यहाँ पे भी है, 10H2 यहाँ पे भी है, 10H2 यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, ये होता है ए नंबर होगा ऑप्शन यार, Na2CO3 होता है। देखो NaCO3 दिया गया है तो Na2CO3 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। अगला है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KNO3। अगला, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Na2CO3 × 10H2 यानी कि धोन सोडा का उपयोग किया जाता है। और धोन सोडा का रूप में आप कह सकते हो तो साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करते हो। जब साबुन या सर्फ किसी भी पानी में जब डाल देते हो तो जो पानी पहले छूते थे तो जो कठोर लगता था ना, वो अब जब साबुन या सर्फ डाल दोगे तो मुलायम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो जब वो मुलायम हो जाएगा ना तो वही क्या करता है, वो कठोरता को दूर कर देता है। कौन दूर करता है, तो धोने वाला सोडा, जो भी धोने वाला सोडा है, आप साबुन सर्फ जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, कह रहे कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहना कि सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला होता है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट, या फिर उसे हेमीहाइड्रेट का एक और नाम है, वो नाम क्या है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक अन्य नाम क्या है, तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट है ना। चलो अगला है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर आप घबरा जाते हो, है ना, गड़बड़ करते हो। तो जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है, इस बात को याद रखना। किसका होता है सर, ये जिप्सम का होता है, ठीक बात है, यस, किसका होता है सर, ये जिप्सम का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, और क्वेश्चन कह रही है कि फॉर्मलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, वही आप फॉर्मलिक अम्ल की क्या कहते हैं सर, मैथोनिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, अम्ल का पीएच मान क्या है मेरे बच्चे, अम्ल का जो है पीएच मान क्या होता है, जल्दी बताना, ठीक है। अम्ल का पीएच मान सर 7 से कम होता है, क्या हो जाएगा सर 7 से कम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। इस समय आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ज्यादातर कमेंट्स में, ज्यादातर बातें में बिल्कुल ध्यान नहीं देना भाई मेरे। यदि तुम इस वर्ष अब और अभी इस समय के टाइमिंग में यदि तुम चाहोगे मुझसे बातें करना तो मैं बात खुद कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ताकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ना घबरा जाए। और यदि आप जो भी आधे घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो आपको क्लास हम ले रहे हैं उसमें यदि कंटेंट की ज्यादा बातें होगी तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, ठीक है, यस। हाँ भाई, संस्कृत के निबंध पे वीडियो आ जाएंगे आपके, परेशान मत हो। चलो अगला क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो गैस के पानी को दुधिया जो कर देता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हो जाएगा सर CO2। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, भस्म कौन नहीं है, तो आप कहना कि सर NaCl जो है ना वो आपका भस्म नहीं होता, ये आपका लवण है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी बताए थे सर सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर। अगला कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो भाई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जब भी अम्ल और क्षार आपस में जुड़ते हैं, यानी कि जब अम्ल जो होता है वो क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और प्लस जल का निर्माण कर रहा है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा पीएच मान होता है 5.5 के करीब, यानी कि 5.6 से कम होता है, ठीक है। चलो अगला है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है,
प्राकृतिक सूचक, तो आप कहना सर हल्दी जो होता है वह प्राकृतिक सूचक होता है। भाई अभी तक बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछ दिए गए तुम्हारे केमिस्ट्री से, वो सारे क्वेश्चन बताने वाले। अभी तक केमिस्ट्री में सेकंड नंबर चैप्टर जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज तक देख रहे हो कि अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाई ये चैप्टर जो है ना, अम्ल, क्षार और लवण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल, क्षार और लवण, और इस सबका एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से भाई पढ़ना होगा, रिपीट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और यदि इसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। मैं आज ही कह रहा हूं मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज पढ़ लो यार, है ना। चलो यस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। इसमें से क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो आप कहना सर Na2O जो दिया गया वो आपका एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड होता है। कह रहे कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण क्या है, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण, तो आप कहना सर NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल जो है ना, वो बेकिंग पाउडर का एक क्या है, जल्दी बताओ, तो एक मिश्रण होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही नंबर, सही जवाब। ओलेइक या स्टिक्रिक एवं पामीटिक कैसे अम्ल है, तो ये कहना कि सर ये वसीय अम्ल होते हैं, यानी ऑप्शन जो दिया गया वो सी नंबर, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आप कहना सर अम्ल जो होता है वो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। इस बात को याद रखना। अगला कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बाबू खाने वाला जो सोडा का नाम होता है, जो आप पकौड़ी वगैरह में आप देखते हो इस्तेमाल किया जाता है, वो सोडा खाने वाले का होता है, वो होता है आपका क्या चीज, वो आपका होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे भी कह सकते हैं इसे। अगला कह रहा है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, मेरे बच्चे साधारण नंबर का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को जो नीला कर देगा वो आपका क्षार होगा, और क्षार जो होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि OH माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, OH माइनस क्या हो जाएगा, OH माइनस, या फिर आप कह सकते हो। और हाँ, इसके बाद अगर ये बात करता है आपकी अम्ल का, तो होता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस होता है, उस पर क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन होता है। करके धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का मतलब होता है भाई धूमन सोडा, तो धूमन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रही है। चलो, अगला क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन है, आप कहना सर हल्दी जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। भाई प्रबल क्षारक जो कह रहा है वह NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH जो है वह आपका एक प्रबल क्षारक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही, तो दूध से दही बनती है भाई किण्वन अभिक्रिया से। कौन सी अभिक्रिया से बनती है, तो सर किण्वन अभिक्रिया से बनती है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला, दांत का कठोरतम भाग है, तो इनामेल होता है कठोरतम भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो आप कहना है सर आयोडीन का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। या तो ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हो, नहीं तो बेकिंग पाउडर कह सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब जो है ना आपका हो जाएगा। डन है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि यशद पुष्प क्या है, तो यशद जो पुष्प है वो आपका ZNO है। क्या है, ZNO, क्या हो जाएगा सर ZNO है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है,
शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है वो ये CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगला कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन निम्न में से कौन सा उत्पन्न करता है। तो अम्ल हमने बताया था सर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यानी क्या हो जाएगा सर बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबल अम्ल है, सबल, तो सबल हो जाएगा सर यहां से HI जो दिया गया वही आपका एक सबल अम्ल होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले को जो लाल करता है वो अम्ल होता है। अम्ल क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। कह रहे कि किस विलयन का pH सबसे अधिक होता है, किस विलयन का मान, किस विलयन वाला मान, क्या कह रहा है किस pH वाला मान विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो जितना ज्यादा उसका pH मान 7 से अधिक होगा उतना ही क्षारीय होगा। तो आप देखोगे सर सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, pH बराबर 11, तो यानी कि सबसे ज्यादा ये होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, संश्लेषित सूचक कौन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन। तो आप कहना सर मेथिल ऑरेंज, यानी ऑप्शन जो कह रहा है सी नंबर वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे सर मेथिल ऑरेंज जो आपका जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, जल्दी बताओ। तो आप कहना है सर Na2SO4 × 2H2O, क्या कहोगे Na2SO4 × 2H2O, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आगे जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है भाई मेरे धातु और अधातु। और इसमें कितने क्वेश्चन थे 93, ठीक है 93 क्वेश्चन था ना दूसरे वाले चैप्टर में। तो 93 क्वेश्चन जो है ना केवल आपके अम्लक्षार और लवण से जो है ना आज तक पूछे गए हैं। अभी तक आपके एग्जाम में 93 क्वेश्चन अम्ल क्षार और लवण से पूछे गए हैं, जिसका प्रैक्टिस हमने आपको करा दिया। और इस चैप्टर में 104 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बनता है। 104 क्वेश्चन, तो आपको देख करके बड़ा लग रहा होगा कि भाई 104 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग लगातार जुड़े रहे तो भाई साहब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से। शुफियाना सिद्दीकी बोल रही है सर मैं 93 नंबर क्वेश्चन में 90 तक क्वेश्चन सही कर दी। क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक अभिषेक यादव है वो कह रहे सर मैंने 88 क्वेश्चन सही कर दिया। प्रेमलता झा बता रही है सर मैं 92 क्वेश्चन सही की। गुड्डू चौहान बता रहे हैं सर मैंने 91 क्वेश्चन सही कर दिया। अब है 104 क्वेश्चन इसमें धातु और अधातु से, यानी कि जो ये 3 चैप्टर है इसका अम्ल क्षार लवण धातु अधातु और आपका ये रासायनिक अपक्रिया समीकरण, ये सभी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि यही सभी क्वेश्चन इससे उलट पलट का बार बार क्वेश्चन को पूछे जा रहे होंगे। आप अम्ल क्षार और लवण में देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहा था, हटाने के बावजूद भी वो रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका था। यानी कि सोचो कि वही क्वेश्चन को एक बार दो बार जो है ना ज्यादातर क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाकर पूछा जाता है, यानी कि सारे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। डन है, तो तैयार हो चुके हो एक बार बता दो मुझे, और सारे बच्चे एक बार लाइक करके सेशन को शेयर कर दो। और इस सेशन के बारे में भाई आप अपने सभी साथियों से जरूर बताओ कि भाई आपको क्लासेस किस प्रकार से दिया जा रहा है। आपके सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, देखो कभी भी जंग जीतोगे ना अपना, तो आप क्वालिटी कंटेंट से जीतोगे, आपको बेस्ट कंटेंट से जीतोगे। और बेस्ट कंटेंट का मतलब आपको सारी चीजें का रिवीजन कराना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सब्जेक्टिव के लिए भाई इसके बाद आपकी सारी चीजें होंगी, टेंशन मत लो। मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी आपके लिए कुछ बड़ा लेवल पे मैं आपको करने वाला हूं, लेके आने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा भी परेशान इसको मत होइए। डन है, यस चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन क्या कह रही है उसे देखते हैं। डन है, चलो कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता सिर्फ 2 निकल कर के आएंगी। डन है।
कह रहे कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा क्या हो जाता है? सर लोहा द्वारा होता है, यानी कि आयरन द्वारा होता है। तो कहना कि सर क्या हो जाएगा? सर ये तांबा है। अगला है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो आप कहना सर ये कैल्शियम हो सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर जो दिया गया है वो आपका सही जवाब। अगला कर कि माला चाइट किस धातु का अयस्क है? तो माला जो चाइट है वो आपका कॉपर का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर आपका बी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु की बात कर रहा है, तो इसमें से जो एस दिया गया वो एक प्रकार का उपधातु होता है। आप देख सकते हो जितनी ये चीज लिखी गई है वो कब कब पूछा गया है। देखो डबल आई दिख रहा होगा, वो द्वितीय पाली में पूछा गया है, और ये आपका 24 लिख रहा है और ई लिख रहा है, तो एनुअल एग्जाम में 2024 में पूछा गया। इस तरीके से आप देखते जाना, ठीक है। मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम लगेगा वैसे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। करे कि ड्यूलरामीन किस धातु का मिश्रण होता है? तो आप कहना सर वह एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर हो और 10% एसन है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम सर कांसा होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कह कि बक्साइड निम्न में से किस धातु का एक अयस्क होता है? नीचे कमेंट करो। तो बक्साइड जो होता है वो आपका एल्युमिनियम को होता है, सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। अगला मेरे बच्चे फटाफट से सुन लो, जल्दी से सुन लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर देखना डी नंबर में है कि सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, और जिंक के बाद कॉपर होता है। सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत के सुचालक की बात करते हैं तो विद्युत का सुचालक यानी कि वो चालन करता होगा, यानी कि हो जाएगा सर ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में जो है ना आपका सोडियम जो दिया गया है वो आपका क्रियाशील जो है ना सबसे ज्यादा होता है, जो कि आपको यहां पे भी दर्शाया गया। आगे के निम्नलिखित में से किस धातु का किरोसिन में डुबो करके रखते हैं? तो किरोसिन में डुबो करके किसे रखते हैं? तो रहते हैं आपका सोडियम को। अगला कर कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो आप कहना सर जिंक का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो आप कहना सर इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? सर इलेक्ट्रॉन पे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होता है? इसमें से अधातु कौन है? तो आप कहना सर अधातु जो हो जाएगा एल्युमिनियम। अधातु कार्बन होता है ना, कार्बन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसमें से उपधातु का नाम बता दो। तो ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर जो दिया गया है जीई, वो आपका एक उपधातु होता है। जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है? तो जो जिंक ब्लेड होता है वो आपका जिंक का ही होता है, क्योंकि नाम से पता भी चल जा रहा है तुम्हें। ठीक है बाबू। अगला मेरे बच्चे अगला जवाब बताना। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे ध्यान से देखना कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कहना जो एजी होता है वो सबसे सुंदर सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? भाई इसमें से उपधातु कौन है? तो एसबी जो दिया गया है ना, एसबी वो आपका क्या है? उपधातु होता है। अगला पीतल क्या है? जल्दी कमेंट करना। तो पीतल आपका एक क्या है सर? मिश्र धातु होता है, और आप 9th क्लास में भी इसके बारे में ज्यादा पढ़े होंगे कि पीतल कैसी है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? इसमें से आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2 जो होता है वो एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है मेरे बच्चे क्या दिया गया है? सर सी नंबर में दिया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो जो आपका गोल्ड होता है, यानी कि जो सोना होता है, वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑप्शन बी।
शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट में आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि गहने नहीं बनाए जाते। इस बात को भी याद रखना। 24 कैरेट के बजाय वो सिर्फ 22 कैरेट का ही बनाया जाता है। एकदम हॉलमार्क वाला सोना बात कर रहा है, जो आपका रियल सोना होता है। लेकिन जो आपके गांव में बेचते हैं सोना, किसी दुकान में आप जाओगे, वो अगर हॉलमार्क का सोना नहीं बेच रहा है ना, वो सबसे घटिया किस्म का सोना बेचता है और वो आपका पैसा लेता है 24 कैरेट वाले से। और आप जब जाओगे ना तो ऐसे अंदाजा लगा ना भाई, सोना जब आप खरीदोगे, कोई आभूषण खरीदोगे, कोई गहना खरीदोगे, तो देहात में हम ये देखे हुए हैं कि भाई उसमें पैसा को कम बेस भी करता है। यानी कि वो मान लो कि कोई गहना का दाम हुआ 10,000, तो वो बोलेगा मेरे को 9,000 भी लेके आओगे तो मैं दे दूंगा। अब बताओ भाई साहब, जब तुमको ये 10,000 का गहना हुआ 24 कैरेट के भाव से जोड़े, और उसके बाद से तुम कह रहा 9,000 कर देंगे, यानी कि 10,000 में 1,000 कह रहा है कि कम दे देंगे, या 500 कम दे देंगे, 500 भी कम लाओगे तो दे देंगे। अब उसका अंदाजा लगाओ कि भाई आपका किस किस्म का सोना है। अब सोना में भी अब भाई वो तो डेली का डेली सोना का रेट ऊपर नीचे होता है, उसी अनुसार बेचा जाता है। तो पता है तुम्हें कितनी कैरेट का सोना होता है? आप लोग जानते हो कि जो आपके मम्मी पापा कोई भी सोना जो खरीदते हैं वो कितने कैरेट का होता है, पता है आपको? मुझे एक बार बताना, क्या आपको ये बात पता है? जल्दी बताना फटाफट से। वो जो सोना होता है ना, जो हॉलमार्क का नहीं खरीदते हैं या हमारे घर खरीदा जाता है, वो बहुत घटिया किस्म का होता है। यानी कि वो जो सोना बेचते हैं ना, वो कहने के लिए कहते हैं कि मेरा सोना 22 कैरेट का है, 21 कैरेट का है, लेकिन सोना वो जो होता है वो 17 कैरेट से 18 कैरेट के ही बीच होता है। अगर बढ़िया सोना वो देगा, फिर भी वो कहेगा कि सबसे बढ़िया सोना है ना, तो 17 और 18 कैरेट से ज्यादा का नहीं देगा। कोई दुकानदार जल्दी नहीं रखता है 17 या 18 कैरेट से ज्यादा। सब कोई सोना जो रखता है वो क्या रखता है भाई, एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखता है, 17 और 18 का। अब वही जो गहने हैं वो अब खरीदना पड़ जाता है। वो 22 कैरेट का नहीं खरीद देते हैं हम लोग, वो बेच देता है 22 कैरेट के नाम पे। 22 कैरेट का होता नहीं, क्योंकि 22 कैरेट का सोना जो है ना, वो एक्चुअली हॉलमार्क जो होता है उसी में होता है। उसमें 1 पैसा का जो है ना, वो आपके कटौती कभी नहीं होगी। सुन रहे हो? यस। चलो, तो ऐसे लोगों से भाई पहले उन्हें सचेत कर लो, और उन्हें पैसा जब दे रहे हो, सोना जो आपके घर खरीदाएगा ना, थोड़ा सा अच्छे से उससे जांच पड़ताल कर लेना कि भाई तुम्हारा सोना किस कैरेट का, रियल बताओ, है ना। और पैसा को यार तुम ठीक से लगाओ, है ना। बहुत लूटते हैं यार, सोना में बहुत लूटते हैं लोग। करे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पे जो द्रव होता है अधातु, तो अधातु ब्रोमीन है, और धातु में पारा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग सोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है? तो आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा जो होती है वो आपका होती है एफ की, है ना। चलो, फ्लोरीन की। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा कौन है? तो आप कहना कि सर कॉपर जो है ना वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है सर? कॉपर जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। आगे क्या आ गया क्वेश्चन? हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु कौन हो जाएगा? तो आपका कहना सर कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? वही भाई अधातु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, सिलिका क्या है? देखो 2 तरह से पूछता है। एक बार पूछा था 2013 में कि निम्न में अधातु कौन है, तो कार्बन। और एक बार 2012 और 2012 में और 2021 में भी पूछ दिया, तो उसमें कह दिया कि कार्बन क्या है, तो उसमें भी अधातु है। तो इस तरीके से भी घुमाया जाता है क्वेश्चन। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो बाबू सक्रियता श्रेणी में जन बैठे, वो हाइड्रोजन के ऊपर के जो है ना, वो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाता है, या अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, आयन नहीं बनाता भाई, गैस बनाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला जवाब बताना अगले क्वेश्चन का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं सर? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। अगला, करके अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि कौन सी है? तो वो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक से,
है ना, यानी कि जो अयस्क से चुंबक के द्वारा जो अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि किया जाता है। चुंबकीय क्या ना अलग करने की विधि को उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन सी नंबर, फेन उत्प्लवन विधि यहाँ याद कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, यानी जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बक्साइड जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का होता है। डन है। अगला 39 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का जो ये निष्कर्षण है वो कॉपर पाइराइड से किया जाता है, यानी कि CuFeS2 से किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो सोडियम का गलनांक होता है, वो सबसे निम्न होता है, सबसे कम होता है। अगला, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? आप कहना है कि सर S8, यानी कि ऑप्शन जो कह रहा है सी नंबर वो आपका सही हो जाएगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? भाई मेरे फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो आपका P4 होता है, यानी कि ऑप्शन जो कह रहा है वो आपका जो डी नंबर दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सही बात है। यस, आगे देखो, कह रहे कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना तो वो घुल जाता है भाई अम्लीय में, ये अम्लराज में। आप देखते होंगे गांव में जो है आता है, लोग कहता है कि भाई सोना को साफ करा लो, ठीक है, सोना और चांदी को एकदम चमका के दे देता है। देखते हो ना, आएगा गांव में घूमने और क्या करेगा भाई, वो सोने को चमका देता है। जो औरत लोग गहने का इस्तेमाल करती है वो गंदा हो जाता है भाई, बहुत दिन तक पहना जाता है, तो जब गंदा हो जाता है तो वो आता है और कहता है भाई सोना को साफ कर लो, और औरत लोग अपना गहना दे देती है। जैसे देती है और उसके बाद से तुरंत वो देता है तो एकदम नया के जैसा दिखता है। भाई वो नया के जैसा तो दिख रहा है, लेकिन पता है आपको क्या कर लिया, वो उसने से पूरा एक परत जो है ना वो निकाल लिया, उस अम्लराज के विलयन उस पर डाला, जिसके कारण जो है ना उसकी ऊपरी परत जो है ना वो उसके पानी में चला गया। अब उस पानी को पृथक्करण करके उसे अलग करके वो सोना जो है ना प्राप्त कर लेगा। तो कभी भी भूल, उसके पास पैसा भी ले लेता है, कहता है कि मैं सोना को साफ कर रहा हूं, तो पैसा भी लेता है और सोना का एक परत भी ले लिया, उसका ऊपर छिलका समझो कि ले लिया, तो नया तो वैसे ही हो जाएगा। मान लो कोई भी है, उसे जब ऐसे छील दोगे तो नया तो हो जाएगा। तो वैसे क्या करता है, वो से पूरा एक परत हट जाता है अम्लराज से, और जितना देर करेगा उतना ही परत उसका हट जाएगा। अब वजन क्या कम हो जाएगा। अब वही जब आप तौलाने जाओगे बाद में तो वो कम दिखेगा, फिर आप कहोगे कम कैसे हो गया? कम हुआ जब आपने साफ करवाया था। तो कभी भी साफ करना हो तो अपने हाथों से करिए, कुछ समय तो उससे सर्फ वगैरह में आपको रख लीजिए पानी में, और उसके बाद से जब वो फूल जाएगा उसके बाद ब्रश से अच्छे से साफ कर लीजिए, साफ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसे भूल के काम नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो वो क्या ना, सॉरी, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु रहता है, तो अम्लगम में क्या होता है भाई, पारा होता है। अगला कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वो कहना कि सर Au, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी नंबर हो जाएगा, है ना, यानी कि सोना। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील कौन है? तो कहना है कि श्वेत फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो सोना को ये साफ करने वाला जो कार्य था ना वो बहुत पहले चलता था, जिसमें लोगों को ये बातें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सभी लोग शिक्षित हो गए। 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि भाई ऐसा काम है, मत किया करना, वो सवाल खड़ा कर देता है। तो अब तब से देखना बहुत लोगों को कम हो गए, ऐसे ऐसे लोग बहुत कम हो गए, अब नहीं आते ज़्यादातर, है ना, पहले बहुत ज़्यादा आया करते थे, इस समय ठंडी में तो और आते थे। करके व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आप कहना सर बक्साइट से किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका सही जवाब। अगला कह रहे कि लोहा के निष्कर्षण में चूना, पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, तो कहना यह धातुमल कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। कह रहा है कि किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो आप कहना सर अपरूपता कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर जो है ना इसके सही जवाब।
अगला 50 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है, तो मेरे बच्चे जो धातु की प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है सर? विद्युत धनात्मक होती है। अगला कह रहे कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आप कहना सर उस पे जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला कह रहे कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो आप कहना सर जिप्सम को। कौन सर? जिप्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहना कि सर बी नंबर जो दिया गया है वो बी नंबर हम लोगों का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रही है, यहां पे ध्यान से सुनना, इसका जवाब बताना। कह रहे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, यानी ऑप्शन सर ए नंबर। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से क्या हो जाएगा सर? पोटेशियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा। सोडियम भी तो होता है ना, सोडियम भी होता है ना, सबसे ज्यादा तो सोडियम होता है। पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है सोडियम से ज्यादा, है ना। चलो अगला कह रहे कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, उस समय जो होती है वो चमकीली और उजला होता है। क्या होता है सर? सी नंबर सही जवाब होता है। चलो अगला कह रहा है कि एक्वा रेजिया, है ना, एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल जिस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण बनाता है वो कौन सा है? तो वो कहना सर 1:3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला फिर अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह होती है वो कैसी होती है मेरे बच्चे? तो कह रहा सर चमकदार होती है। कैसी सर? चमकदार होती है। अगला, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु को पतले रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं सर तन्यता। क्या कहते हैं? तो बाबू इसे कहते हैं सर तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रही है, ध्यान से देखना, कि कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो जब चादर बनाया जाता है तो उसे कहते हैं आघातवर्ध्यता। क्या कहते हैं सर? उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो आवाज उत्पन्न करती है उसे हम लोग सोनेरस कहते हैं, यानी कि ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसे सोनेरस कहते हैं, यानी कि ध्वनि कहते हैं। अगला, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य जो धातु है वो धातु आपका सोना होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर डी नंबर जो दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 ग्राम तार से जो है वो लगभग जो है ना वो 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम से सिर्फ सोचो कि उसे कितनी पतली रूप में उसे खींच सकते हैं, और पतली रूप में खींचने को क्या कहते हैं सर? तन्यता कहते हैं। और जब चादर बनाया जाता है उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं ना। चलो अगला, कह रहे कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? जो मरकरी का मतलब होता है भाई मेरे पारा। क्या होती है? पारा। ठीक है, पारा होती है। तो क्या होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक बात है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे बच्चे कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? भाई वो अधातु है फिर भी बहुत चमकीला है, तो उसका नाम है आयोडीन। क्या है सर? आयोडीन है। अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर तो सोना होता है, सॉरी माफ करना यार, हीरा होता है। और हीरे का प्राप्तांक पूछा भी जाता है तो कहना सर 2.42 होता है, यानी कि 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कह रही है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर तो आप कहना सर एडोनीकरण कहते हैं। ये
एथोडीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है? अभिक्रियाशीलता के जो ये क्रम है वो कौन सा सही है? तो सबसे पहले यहां पे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद जो है ना अभिक्रियाशील क्या होता है? एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, और जिंक से क्या हो जाएगा सर? लोहा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो कहना कि सर सोडियम हो जाएगा इसके अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कह रही है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? भाई मेरे सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है सर? 11 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो आपका 19 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की तो कहना सर वो 8 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कहना सर 17 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्दी बताना फटाफट से। सर हीलियम की कितनी होती है? तो आप कहना सर 2 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्दी बताना। तो आप कहना सर कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्या है? ऑप्शन नंबर डी 20 होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कहना सर 15 होता है। इतनी जो परमाणु संख्याएं पूछी जाती है, यही बात जो है ना बार बार रिपीट किया जाएगा। ये जो जितने भी परमाणु संख्या मैंने बताया अभी, इसे रट लेना, याद कर लेना, जो भी करना कर लेना भाई, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, अगला आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक क्या है? तो NaCl का जो गलनांक होता है वो 1074 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रखते हैं? तो सोडियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी नंबर में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पे देखो, कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, वह अधातु होते हुए भी चालक होता है। ठीक है, लंबे समय तक अर्धवायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर जंग कहते हैं। जब कोई लोहे की पदार्थ होती है और लंबे समय जब उसे अर्धवायु में जब उसे छोड़ देते हैं, उस पर जंग लग जाता है। क्या हो जाता है सर? उसे जंग लग जाता है। अगला, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो आप कहना सर उसे धातु कर्म कहते हैं। धातु क्रम कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होती है वो आपका एक मिश्र धातु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला देखो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वह फ्लोरीन होता है, यानी ऑप्शन जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट होता है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु होती है? सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो आपका लोहा होती है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सर सी। कई बार जो होता है ऑप्शन चेंज रहता है, तो चेंज के अनुसार से केवल रट मत लेना। बहुत सारी बात जो है ना वो दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन कुछ अलग दिया गया होगा, इस बात को गौर करना। ठीक है, इसमें मिस मत करना कभी भी। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम जो धातु है उसे चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक बात है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो आप कहना कि सर उससे ग्रीज भी लगाया जाता है, जिंक की परत भी, और पेंट, यानी कि उसमें से क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु जो होता है वो यूरेनियम होता है। क्या होता है सर? यूरेनियम होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक बात है। चलो तो आगे बात करते हैं। अगला, चलो ये देखो 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है? तो आप कहना सर जिंक ब्लेड है। क्या है सर? जस्ता का अयस्क जो होगा वह जिंक ब्लेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन जो होती है वो आपका एक उपधातु होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। अगला, आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? तो 22 कैरेट तक का सोना का यूज किया जाता है।
बट मार्केट में 22 कैरेट का सोना मिलता नहीं है। हालांकि ये मिलता है, हॉलमार्क में मिलता है, बट ऐसे नहीं मिलता। मार्केट में बहुत कम लोग रखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि मिलता ही नहीं है, मतलब हम बता देते हैं सोना बनता 22 कैरेट से ही, है ना। वो जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट के नाम पे बिकता है। अगला, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व होता है आपका जो आर्गन है, वो आपका उत्कृष्ट तत्व है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर कांसा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की होती है 79, यानी कि 79। कितनी सर? 79 होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो आप कहना सर वो पारा हो जाएगी। क्या होगी सर? पारा। ऑप्शन नंबर सर ए नंबर हो जाएगा। क्यूपाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो क्यूपाइराइट जो होता है वो आपका कॉपर का होता है। क्यूपाइराइट से ही नाम पता चल जाएगा, कॉपर। ऑप्शन नंबर सी। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कहना सर 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो आप कहना सर उसके अधातु के अम्लीय होते हैं, धातु के क्षारीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, कौन सा? तो आप कहना सर निकेल एवं क्रोमियम रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी नंबर में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कहना कि सर जो फास्फोरस दिया गया है पी, वो आपका एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा सी नंबर। सीनाबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो सीनेबार जो होता है वो आपका Hg का होता है। क्या होता है सर? H और G का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। और 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तांबा एवं टीन का मिश्र धातु क्या है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु सर कांसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो कह रहा है वो आपका सर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड आप कौन से कहोगे सर? कह दोगे सर SO2 जो होता है वो आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है और सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो कहना सर H2 का, यानी कि हाइड्रोजन को करती है। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी नंबर। यानी कि टोटल जो है ना 3 चैप्टर में, तीसरे जो चैप्टर है उसमें टोटल अभी तक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन बैंक की, वो कितने? लगभग 104 क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं, लगभग 104 क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अब एक बार मुझे बताओ कि 104 क्वेश्चन में तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब दे दिए हो? एक बार मुझे नीचे कमेंट करना, जल्दी बताना फटाफट से। एक बार मुझे बताना कि आप लोगों ने कितने प्रश्न का जवाब जो है ना वो सही और सटीक आपने दिया है। जल्दी बताना फटाफट से, कितने प्रश्न का आप लोगों ने सही और सटीक दिया है। 104 नंबर प्रश्न तक आप लोगों ने तीसरे प्रश्न पढ़ लिए, ये तीसरा चैप्टर भी पढ़ लिया। हाँ जल्दी बताओ सर। 99 नंबर तक, बहुत बढ़िया सर। 99 तक सर 60 प्लस 103, यस 100। रिया बता रही है सर 100। हाँ बहुत सुंदर, चलो क्या बात है भाई। 94, 90 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का क्वेश्चन जो है ना 90 से ज्यादा है, जिस बच्चे का जो है ना वो 90 से ज्यादा है, समझो कि वो बहुत बेस्ट है। क्या है मेरे बच्चे? उसका बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अगर एक बार सेशन को शेयर तुम कर दोगे, 86 नंबर गलत था, ऐसा तो नहीं है, बट एक बार मिला लेना अगर ऐसा लग रहा है तो। यानी कि 3 नंबर चैप्टर तक तुम्हारे समाप्त हो गए। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए ये तुम्हारे एकदम क्वेश्चन बैंक की भाई, चैप्टर वाइज तो अभी रिवीजन की राय जा रही है। आगे बताना कि आगे 2 चैप्टर और बाकी है ना, उसमें कितना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बताना कि कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर हम लोगों ने पहले वाले में कितना पढ़ा था क्वेश्चन, एक बार चेक करिए तो पहले वाले में कितना क्वेश्चन हमने पढ़ा था। लगभग 67 तक क्वेश्चन पढ़े थे ना, 67 है ना, और एक में था 93 और एक में 104, यानी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया भाई? जोड़ना जल्दी बताना। 7 3 10, 10 4 का 4 1, 9 6 15, 15 1 16 और 1 1 2, लगभग 264 क्वेश्चन हम लोगों ने 264 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। और आज तक 264 क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर 1 से लेकर के 3rd तक पूछे गए हैं,
ठीक है, यस। अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो सेशन को भाई शेयर करना होगा, क्योंकि इतने पे सेशन को रख रहे हो तो मुझे ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, है ना। और इतनी तगड़ी क्लास जो है आपको ना कहीं कभी मिली है और ना कभी मिलेगी, ये इसकी भी गारंटी दे रहा है। ये जो आपकी डायरेक्ट बुक की जो आपकी पीडीएफ है ना, वो किसी के पास नहीं है, और हम आपके लिए ये दे रहे हैं कि भाई तुम पढ़ लो। जो मार्केट में जो तुम किताब खरीदते हो उसमें तुमको दिक्कत ना हो, आसानी से कर लो, ठीक है, यस। तो एक बार यदि इस सेशन को शेयर करोगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं अगर पढ़ना होगा अभी तो कहोगे तो मैं बंद भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए सदैव खड़ा हूं, आप जैसा कहो, जैसा आदेश करोगे तो वैसा मैं क्लास को लूंगा, ठीक है। आज मैं थोड़ा पानी भी नहीं पिया, तब तक मैं पानी पी रहा हूं, तब तक यदि सेशन चाहिए आगे कंटिन्यू चाहिए, 2 चैप्टर और भी कंप्लीट करा दूं, तो एक बार प्लीज एक बार दबा के शेयर कर दो, है ना। इसमें एक बार जितने बच्चे जो जुड़े हो क्लास में वो सभी के सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो और लिख दो कि भाई ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा खास है, आ जाओ, ठीक है। प्लीज एक बार शेयर कर दो, सारे बच्चे एक बार शेयर कर देना, क्योंकि ये क्लास जो है ना अचानक से आई थी, किसी को बताए भी नहीं थे, तो काम तो आपका है ना बताने का। तो प्लीज सोच क्या रहे हो, एक बार दबा के शेयर करके बता दो मुझे, और सभी बच्चे लाइक कर दो, तो यदि मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा जल्दी से। चलो शेयर कर दो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी ले लूं जल्दी से। और आज के काम को कल पे टालने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसे करने से बहुत बर्बादी होती है, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए, सेशन को शेयर करके बताइए। एक बार हम पूल कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने बच्चे कह रहे हैं कि सेशन को शेयर किया। क्या जल्दी बताना। चलिए मैंने पोल कर दिया, और एक बार सेशन को शेयर कर दो। सेशन को शेयर करोगे तो भाई 2 चैप्टर और है, तुम कहोगे तो क्लास करा देंगे, नहीं तो कहोगे भाई साहब तो बंद कर देंगे। अब आपकी इच्छा है भाई, आप क्या कहते हो, ठीक है। चलो कर दोगे सेशन को शेयर आज। कार्बन वाले चैप्टर में ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो कार्बन वाले चैप्टर को कर देंगे भाई समाप्त आज, जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं बस 1 मिनट। बताओ भाई, क्लास को रहने दें या फिर स्टार्ट करें, जल्दी से। कल करा दीजिएगा, कल करा दें, कल तो दूसरी सेशन चलेंगे फिर तगड़ी वाली, रहने दें। चलो तो आज के सेशन को, हाँ आप आज के सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। आगे के सेशन आपके लिए नेक्स्ट डे, और याद रहे बहुत जल्दी आपके लिए कुछ लेके आ रहा है, तो आप जुड़ना ना भूलिए। और सारे बच्चे एक बार व्हाट्सएप से जुड़ जाओ। और हाँ एक बार जितने बच्चे, यदि क्या नो कह रहे हो भाई, कल अभी कंटिन्यू करें, पढ़ने का मन कर रहा है, बोल दिए कि भाई रहने देते हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ सर हम स्टार्ट करिए। तो शेयर नहीं कर रहे हो, फिर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट कर, बताओ तुम। शेयर करोगे बच्चे पढ़ेंगे तब तो, यार पढ़ोगे तुम तब तो मैं करूंगा ना स्टार्ट। अब तुम ही चले जाओगे क्लास छोड़ के, तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या फायदा है। तुमको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं ना हम।
और जितने बच्चे जो है ना अभी तक पीडीएफ के लिए जो परेशान है, और हाँ ये वाला जो पीडीएफ है वो तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा? आप प्ले स्टोर पर जाके जो सर्च करोगे मंटू सर, और जो डाउनलोड करते हो उसे शेयर कर दो यार किसी और बच्चों के पास, ठीक है? शेयर का आइकन होगा, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में भी बता दो। तो आप जो है ना डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर सर्च करके मंटू सर, उसमें भी ओनली पीडीएफ मिलेगा। वैसे विद्याकुल एप्लीकेशन तुम डाउनलोड किए हो नहीं किए हो तो उसे भी कर लेना, ठीक है? लेकिन तुम्हें पीडीएफ जो चाहिए ना, ये इस टाइप की पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहते हैं, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐप बनाई है छोटी सी, इसमें केवल पीडीएफ है। तो मंटू सर आप प्ले स्टोर से सर्च करके आप डाउनलोड कर लेना, और ये सारी जो पीडीएफ है ना वो आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? डन है? आज नहीं कल कराते हैं इसको, मतलब आज रहने देते हैं, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, चलो आज सेशन को रहने देते हैं, रहने दे। एक बार रुको, तुम लोग से पोल करा के पूछ देते हैं। जल्दी पोल करो। अभी 50-50 में खेल रहा है तुम लोग। कुछ बच्चा कह रहा है कि हाँ, या कुछ बंद का बच्चा कह रहा है कि ना। आज रहने दे, आज इतने क्वेश्चन का तैयारी करके आ जाना, तब रहने देंगे। तो 264 क्वेश्चन को भाई प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार और भी से वीडियो देख लेना, ठीक है? 51% बच्चे कह रहे हैं कि सर रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं, कह रहे हैं कि सर नो, बंद मत करिए। 50-50 भी खेल रहा, आधा बच्चा कह रहा है कि सर करने दीजिए, आधा बच्चा कह रहा है कि मत करिए। मतलब मैं करूँ क्या यार, तुम ये बताओ। तुम लोग ऐसे कभी, अच्छा ये बताओ, एकदम 50-50 चल रहा है पोल में, तो एकदम 50-50 चल रहा है तुम लोग। दोनों 50 है। दोनों 50 किया हो तो मुझे क्या करूं मैं, बताओ। ऐसे ही हाल हो गया ना कि भाई ना चलने देंगे, ना खेलेंगे, ना ये कौन सा है एक डायलॉग है बड़े बढ़िया, ना खेले दे बिगाड़ दे, वो हाल बा ना। आधे बच्चे कह रहे हैं कि सर पढ़ाइए, आधे कह रहे हैं कि सर रहने दीजिए। 50-50 का गेम खेल रहा है मेरे पास, है ना? अभी तक तो मैं सुना था 20-20 का चलता है मैच में, तुम तो आज मेरे साथ 50-50 का खेल रहे हो भाई, है ना? फिफ्टी 50 का गेम खेल रहा मेरे साथ, क्या हो रहा? जल्दी बताओ, क्या है 50-50 का गेम खेल रहा हो? चलो ठीक है भाई, रहने देते हैं, कल के सेशन को बहुत धमाकेदार बनाते हैं, आज रहने देते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है तुम इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तुम आ जाओगे, इतना क्वेश्चन भी पढ़ लेना, इतनी ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2 चैप्टर बाकी है, 2 चैप्टर का भी आप लोग को करा दिया जाएगा। लेकिन साइंस की एक बहुत बड़ी जो बीमारी है ना, वो साइंस की बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत जल्द कुछ आपके लिए खास लेके आ रहा है, वो अभी बहुत जल्द आ जाएगा। और एक बार जितने बच्चे जो है ना वो डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है? हाँ, अब जा कर के 53% बच्चे कहे हैं, 3% बच्चे ज़्यादा कह रहे हैं कि सर क्लास को बंद कर दीजिए, ठीक है? और अभी तक जितने भी बच्चे जो है ना मंटू सर एप्लीकेशन जो है ना उसे आप डाउनलोड नहीं किए हो तो उसे कर लो, ताकि पीडीएफ जो तुम्हारी जो बीमारी है ना वो पीडीएफ की बीमारी खत्म हो जाएगा। भाई बार बार कमेंट कर करके जो है ना मेरा सर मतलब पक जाता है कि सर पीडीएफ नहीं है। मैं पीडीएफ बोलता हूँ कि यार दे दिया हो, और जो भी क्वेश्चन है मैं सारी चीज़ें वहीं से उठा करके वहीं से छांट करके लेके आ जाता है। जो भी क्वेश्चन डाला गया ना उस पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यार आप उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है? प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और डाउनलोड कर लो और व्हाट्सअप से सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है? एक बार व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक पिन कर दो भाई, जितने बच्चे नहीं जुड़े हुए, और जितने बच्चे व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं वो एक बार अपने दोस्तों साथियों को भी बोल करके व्हाट्सअप में जो है ना उसको बोल दो ऐड हो जाने के लिए, और वहीं पे लिंक और पीडीएफ वगैरह भी जो वहाँ पे जो है ना मिल जाएगी।
और जो तुम्हारी ये है परेशानियाँ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं पिन कर देता हूँ, ये रहा पिन। जितने बच्चे व्हाट्सअप से नहीं है व्हाट्सअप पे जुड़ जाओ, व्हाट्सअप पे फॉलो कर लो तो सारे बच्चे। अरे यार कौन सा चीज़ पिन हो गया यार, कुछ और पिन हो गया। चलो अब देखो पिन हो गई है। हाँ अब पिन हो गई है। अब व्हाट्सअप पे क्लिक करो और उससे ज्वाइन कर लो। फटाफट से सभी बच्चे फॉलो कर लो और अपने दोस्तों को भी उसे शेयर कर दो, उन्हें भी बोल दो फॉलो करने के लिए। ठीक है, यस। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर अगले वाली सेशन को बहुत धमाकेदार बनाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। और जो भी चीज़ आप डाउनलोड किए हो अपने आपके दोस्त और आपके साथी यदि डाउनलोड नहीं किए तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो मैं मिलता हूँ अगले वाले सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए। ठीक है, थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय। जितने पढ़ाए उतना प्रैक्टिस कर लो।